आर्थर एक ट्रेनिकल किंग है जो दुनिया पर अपने लोहे के हथियार के साथ राज करता है। जब वो सिंहासन पर चढ़ रहा था, उसने अपने दुश्मन को मार डाला, शहरों को नौकट किया और कई अत्याचारों को अपने ताकत के लिए किया। लेकिन एक दिन वो अपने कई हुए सब कुछ सोचता है और उसे गलती महसूस होता है। अगले पल उसकी हार्ट अटैक से उसे मौत हो जाता है। जैसे वो नीचे की तरफ गिर रहा होता है, एक आवाज आता है जो कहती है कि वो उसे दूसरा मौका देगी, लेकिन उसे ये चांस गलत नहीं करना चाहिए। कुछ ही देर के बाद आर्थर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि दो लोग उसके ऊपर देख रहा है। आदमी अपने नाम रोनाल्ड बताता है और कहता है कि वो आर्थर का पिता है, जबकि एलिस उसकी माँ है। उन्हें नहीं लगता कि उनका नया जमा हुआ बच्चा समझ पाएगा, लेकिन वो दोनों अपने बच्चे से काफी खुश हैं। आर्थर धीरे धीरे समझ पाता है कि ये लोग सच में उसके मम्मा पापा हैं और वो बस एक मिनट पहले ही नया जन्म लिया है। अभी उसे ये लगता है कि वो एक बच्चा फिर से बन गया है, लेकिन ये सब देखकर उसे ये सच में मानना पड़ रहा है कि उसका माँ पापा उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर रहा है। वो खुश है, लेकिन फिर भी उसे अपनी बेबी बॉडी को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहा है। उसके सर भारी है, वो बोल नहीं सकता और कुछ ही घंटों में अपनी डायपर गलती से भी बाहर दिलाता है। वो कंट्रोल को खो चुका है। फिर वो एक दिन वो देखता है कि कुछ और अजीब चीजें जो अब तक उसने नहीं देखी थी। वो देखता है कि रेनल्ड अपने पांजों पर ताकत भर रहा है और एक बड़ा पत्थर तोड़ देता है। आर्थर हैरान होता है क्योंकि ये ताकत इसी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सुना था। अपने दुनिया के राजा होने के बाद भी ये काफी इम्प्रेसिव है। रेनल्ड अपने आप को तलवार का इंतजार करता है, लेकिन उसे अपने आसपास का ध्यान नहीं होता और एक पत्थर उसके सर पे गिर जाता है। एलिस चिंता करती है और वो रेनल्ड को ठीक करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे कह देती है कि अगली बार संभल कर अपनी ताकत का परेशान करे। रेनल्ड शो ऑफ कर रहा था, लेकिन जब वो सीरियस होता है तो उसके हाथ से बहुत ही खतरनाक काम हो सकता है। वो आसानी से एक जंगली सुअर को मार सकता है। जब वो शिकार पर जाता है और उसके साथ होने से उसका दोस्तों को बहुत ही मदद मिलता है। जब हंटिंग ट्रिप खत्म होता है, रेनल्ड अपने परिवार के पास वापस आ जाता है, लेकिन याद करता है कि वो अभी भी बोर का खून लगा हुआ है, इसलिए उसे सबसे पहले अपना सफाई करना होगा। आर्थर को इसे दो बातें सिखानी मिलती है। पहली बात है कि दुनिया में कितनी खतरनाक है कि यहाँ लोग अपनी रक्षा के लिए हथियार का रखते हैं, और दूसरी बात, अगर उसके खुद को आजादी से जीना है तो उसे लड़ना सीखना पड़ेगा। रेनल्ड के वापस आने के बाद एलिस कहती है कि आर्थर को अपने के लिए सोचना ही चाहिए और नॉर्मली वो बेबी होने पर नाराज होता, लेकिन एक ऐसा हिस्सा है जो उसे एक्चुअली अच्छा लगता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसके कभी भी चैन से सोने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि ये लोग हमेशा उसे मारने की कोशिश करता था बिना किसी वार्निंग के। अभी वो पूरी तरह से आराम से सो सकता है। महीने गुजर जाते हैं और आर्थर का बेबी लिम्स ऐसे मजबूत हो जाता है कि अब वो खुद से मूव कर सकता है। अब जब उसके पास मोबिलिटी है तो वो अपने पहले काम के लिए मिरर के पास जाता है, जहां अपने आप को देखकर लॉन्ग लुक देता है। उसके माँ बाप को एक क्यूट लगता है, लेकिन वो बस समझ नहीं रहा कि वो सच में एक बेबी है। उस दिन जब एलिस उसे नैप के लिए सोने को कहती है, आर्थर अपनी प्लानिंग शुरू करता है। जैसे ही वो रूम से बाहर जाता है, वो अपना ब्लैंकेट को क्रेप से गिरा देता है और अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता है। जब वो काफी दूर तक क्रॉल कर लेता है, वो लाइब्रेरी के दरवाजा खोलता है और एक किताब निकाल लेता है, क्योंकि उसने इस दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानना है। पढ़ते हुए वो ये सीखता है कि ये कॉन्टिनेंट का नाम डिकन है और ये 3 किंगडम से में डिवाइडेड है। पहला किंगडम जो ड्रॉप्स का है, जो बड़े क्रेव्स में रहते हैं। दूसरा है एनलोनोर किंगडम, जहाँ पर एल्स रहते हैं, घिरे जंगल में बसता है। और तीसरा है सेपिंग किंगडम, जो ह्यूमंस का किंगडम है और जहाँ एक राजा करता है। आर्थर को और भी कुछ जानना था तो वो बुक को निकाल लेता है। आर्थर ने नोटिस किया कि इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का लेवल काफी कम है और इसका रीजन भी है मैजिक। लोग अपने बॉडीज के अंदर माना को मैनिपुलेट करके मैजिक यूज करता है, जबकि ये कॉमन नहीं है। मैजिक इस दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग 2 तरीकों से मैजिक यूज करता है, एग्रीमेंट्स और कंजरिंग। एग्रीमेंट में लोग अपनी बॉडी में मना कैलकुलेट करता है, जिससे उसे जबरदस्त स्ट्रेंथ, डिफेंस और एग्रेसिविटी मिलता है, जबकि कॉन्जरस अपने माना को बाहर निकालता है और किसी भी एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकता है जो भी चाहता है। ये मैजिक सिस्टम का बेसिक आइडिया था।
लेकिन अर्थर को हीलिंग मैजिक के बारे में कुछ नहीं मिलता जो एलिस ने उसकी की थी। तो वो समझ जाता है कि शायद एलिस का कुछ अलग है। अर्थर को ये भी समझ में आ जाता है कि ये लोग प्रोबेबिलिटी के दुनिया में अपना मना मैनिफेस्ट करता है और फिर इस मना को एक मना के थ्रू कंट्रोल कर लेता है और मैच बन जाते हैं। ये बात अर्थर को समझ आ जाता है क्योंकि अपने पुराने जिंदगी में उसने भी अपनी ताकत को कंट्रोल करते हुए पावर हासिल की है और माना और की कैसे काम करता है दोनों में सिमिलरिटी है। वो अपने एनर्जी को फोकस करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे माना को डेवलप होता है। ये अर्थर के लिए एक बड़ा सा स्टेप है। जब वो और ट्रेनिंग कर रहा होता है तब एलिस आकर उसको देख लेती है। एलिस बहुत ही चिंतित थी जब उसने देखा कि अर्थर अपने क्रैब में नहीं था, लेकिन वो खुश होता है कि अर्थर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जब वो अर्थर उसके उठकर देख रही होती है तब उसे कुछ अलग लगता है। अर्थर को डर होता है कि शायद एलिस ने उसके अंदर माना को महसूस कर लिया हो, लेकिन एक्चुअली एलिस ने बस ये नोटिस किया कि अर्थर ने अपना डर से गीला कर दिया। 2 साल गुजर जाता है और एक दिन एलिस अपनी जर्नल में लिख रहा होता है। वो ग्रेट खोलते होते कि अर्थर स्ट्रॉन्ग और हेल्थी ग्रो कर रहा है, लेकिन थोड़ा वॉरिड भी होता है क्योंकि उसने कभी भी अर्थर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। तब उसे रेनल्ड और अर्थर बाहर देखते हैं और लगता है कि रेनल्ड और अर्थर का शॉर्ट लेस दे रहा होता है। अर्थर इंटरेस्ट नजर आता है, लेकिन एलिस को बहुत ही गुस्सा आता है कि रेनल्ड ने उसे 2 साल के बच्चे को डेंजरस ट्रिक साथ ले दिया है। अर्थर ने समझ लिया था कि एलिस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, तो वो केयरफुल रहता है। एलिस डिसाइड करता है कि वो अर्थर को टाउन दिखाने के लिए जाएगी और अर्थर जिससे बहुत ही एक्साइट होता है क्योंकि उसे दुनिया के बारे में पहले हाथ के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो इस दुनिया के टेक्नोलॉजी का लेवल समझने के लिए पब्लिक के बीच बिकने वाले हथियारों को देखता है और वो नया सबस्टेशन जो उसे पहले कभी नहीं देखा था उन्हें दिखाता है। सबसे अच्छी बात होता है कि उसे एक मैजिक को फायर मैजिक में कास्ट करते हुए देखने का मौका मिलता है। तो ओवरऑल ये ट्रिप अर्थर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल साबित होता है। दिन के एंड तक अर्थर का बेबी बॉडी तक थक होता है और वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे नैप लेने की सोचती है। अर्थर को अब अपनी पूरी जिंदगी पर अपने कंपैरिजन में एक नया लाइफ काफी अच्छा लगता है। पिछली जिंदगी में वो कभी भी पेरेंट्स की केयर नहीं देख पाया और यहाँ पर उसे प्यार मिल रहा है। अर्थर जल्दी से एलिस को कंधे पर सो जाता है तो एलिस उसे क्राइब में ले जाता है और रास्ते में उसे बताता है कि वो कितना प्राउड फील करती है उसे देखकर। एलिस को पता है कि अर्थर काफी एडवेंचरस है क्योंकि वो हमेशा अपने बेड से निकलकर बुक्स पढ़ने जाता है। एलिस समझाता है कि वो रेनल्ड से यह स्पिरिट लेकर आया होगा, लेकिन वो चाहता है कि वो यहाँ पर अर्थर रहे और पीसफुली लाइफ एंजॉय करे, लेकिन अगर वो खुश है तो उसे सपोर्ट करेगी। अगले दिन अर्थर विंडो के पास खड़ा होता है और रेनल्ड को बाहर प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वो मैजिक को क्लोज से देख रहा था और वो एक्साइट होता है। रेनल्ड अपने बॉडी में मना कैलकुलेट करना शुरू करता है और धीरे धीरे पत्थर उनसे शुरू हो जाता है। रेनल्ड को ये लगता है कि ये सब बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन रियलिटी में ये सब इम्प्रेशन नहीं होता। रेनल्ड की स्पिरिचुअलिटी एग्रीमेंट है, इसीलिए उसका मैजिक अपने बॉडी के यूज करते वक्त ज्यादा एफिशिएंट होता है। अर्थर को अपने फादर इसके पावर देखकर मोटिवेशन मिलता है और वो ट्रेनिंग करने का सोचता है, लेकिन जैसे वो टेबल से नीचे उतरने वाला था एलिस उसे नैप के लिए कुछ क्या देती है। अर्थर अब तक बोल नहीं सकता, लेकिन वो विनिंग करने लगता है कि एलिस उसे बता देती है कि अभी बुक्स पढ़ने का वक्त नहीं है क्योंकि उसे नैप लेना है। नॉर्मली अर्थर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे अब लेजेंडरी टेक्निक सीख ली है, पाउटिंग। अर्थर अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल करते हुए एलिस से बुक्स पढ़ने का मनवा लेता है। जब अर्थर अकेला होता है तो अपने माना कोच से साथ ट्रेनिंग करता है। 2 साल में उसे अपनी माना काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। वो माना को फ्रेगमेंट्स के अपने बॉडी में इकट्ठा करते हुए और एक माना कोर बना लेता है। अब उसे बस थोड़ा और एफर्ट चाहिए था और उसे अपने पहले स्पेल कास्ट करने के लिए, लेकिन अर्थर अपने माना की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया और अपने घर को उड़ा देता है। एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि रेनल्ड का बैग भी पूरा जल जाता है, लेकिन रेनल्ड और एलिस को खुद ठीक होता है। जब रेनल्ड लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है तो वो हैरान हो जाता है कि अर्थर बिल्कुल सेफ है और वो एक्सप्लोसिव सिक्योर भी है। ये एक छोटा सा बच्चा था जो कि मैजिक को इस्तेमाल कर रहा था जब तक वो 12 साल का नहीं हो जाता, लेकिन अर्थर ने माना को मास्टर कर लिया है। अर्थर अपने पेरेंट्स को देखने लगता है और वो भूल जाता है कि घर गिर रहा है
अब वो तो रूफ बीम्स के ऊपर गिर जाता है। वो भाग नहीं पाता, लेकिन एलिस और रेनॉल्ड उसे बचाने के लिए तुरंत ही दौड़ कर आता है। एलिस अपनी बॉडी से शील्ड यूज करती है। रेनॉल्ड अपने मैजिक से ड्राइव्स को ब्लॉक कर लेता है। ये पहली बार था जब कोई उसका जान बचाने के लिए अपनी जान दे पर लगा दिया था, और एलिस के आंसू देखकर आर्थर भी रो पड़ता है। आर्थर अपनी पुरानी जिंदगी के कुछ घंटों को याद कर रहा था जब किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। गार्ड्स ने उस आदमी को पकड़ लिया जो मार दिया जाना था, लेकिन काउंसिलर ने उस पर दया दिखाई और फैसला किया कि उसे और इसका परिवार को उन्हें देश भेज दिया जाएगा जब तक अंतिम फैसला ना हो। वो आदमी काउंसिलर से अपनी फैमिली को छोड़ देने के लिए गुजारिश कर रहा था, क्योंकि उसका कहना था कि उससे जो गलती की थी वो सिर्फ उसकी थी, और वो चाहता था कि सिर्फ उसे ही देश से निकाल दिया जाए और उसकी फैमिली को यहाँ पर छोड़ दिया जाए। लेकिन काउंसिलर ने उसका कुछ भी नहीं सुना। क्या कर उसने एक माफी न होने वाला पाप किया है, क्योंकि राजा वो रोशनी थे जो किंगडम को रोशन करता है। उसे आदमी ने फिर भी अपने परिवार के लिए राजा से दया की विनती की, लेकिन एक हेरिटेंस के पल में ही राजा ने उसके पत्नी और बेटे को उसके सामने ही मार दिया, और वो बस चौंक गया था। और फिर उसने बस इतना कहा, शुक्रिया राजा, और उनके दुख से मौत करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो के आगे बढ़ते हैं। अब हम आज के समय में आ जाते हैं जहाँ पर आर्थर और उसका पिता ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहा था। आर्थर को पिता ने उसे ग्लव्स का एक जोड़ दिया था और खुद उसे यूज करते थे। आर्थर को एक लकड़ी की तलवार इस्तेमाल करना था। उसके पिता ने डिसाइड किया था वो भी उसके साथ लकड़ी का डांडा यूज करे। ट्रेनिंग के दौरान आर्थर अपने पिता को मार नहीं पाया। इसका मतलब था कि उसे पिता ने अपने धंधे को मैजिक से इनहेंस किया था। सबसे हेरिटेड की बात है कि आर्थर ने लकड़ी के तलवार को भी इनहेंस किया, जो उसके पिता को हैरान कर दिया था। उसने अपने पिता का लकड़ी डांडा तोड़ दिया। फिर आर्थर के पिता और माँ के बीच बहुत ही लंबा झगड़ा हुआ, क्योंकि उसके पिता ने डिसाइड किया था कि आर्थर के लिए एक असली टीचर को बुलाया जाए, लेकिन उसकी माँ ने इसमें मना कर दिया। आर्थर के पिता ने कहा कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली है और उसे एक मजबूत टीचर की जरूरत है, क्योंकि मैंने उसे कुछ भी नहीं सिखाया था। उसके माँ ने कहा कि हम दोनों उसे मैजिक सिखा सकते हैं। फिर उसने जवाब दिया, हम दोनों उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते। उनसे सिर्फ इतना कहा कि उसने मैजिक इनहेंस डांडा को सिर्फ 4 साल की उम्र में ही तोड़ दिया। आर्थर की माँ हैरान हो गया था, फिर भी उसे बात का भी खिलाफ है और अपने बेटे को गले लगा लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करे। उसके पिता ने कहा कि यह उसके लिए फायदेमंद होगा, और माँ ने जवाब दिया, क्या तुम्हें अपने प्यारे बेटे को छोड़ देना चाहते हो और उसके साथ नहीं रहना चाहते हो? इसके पिता ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं भी उसे बहुत ही प्यार करता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ उसका भला हो। वो दोनों काफी देर तक झगड़े थे। तभी आर्थर ने सजेस्ट किया कि वो सब मिलकर शहर जाएंगे और वो वहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे। इन्होंने इस आइडिया को पसंद किया और पैकेजिंग शुरू कर दी। इसी दौरान वो अपनी बेटे की को भी देखकर खुश थे और उसे एक प्रतिभाशाली बच्चे कह रहा था जो कि बहुत ही आगे जाएगा, लेकिन आर्थर ने वहाँ पर प्यारी भरी नजरों से देख रहा था। बाद में एक टीम आई और आर्थर के पिता ने उसे अपनी परिचय दिखाने को कहा। आर्थर ने उन्हें अपनी परिचय दिया और आदमी ने कहा, मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ जब तुम छोटे थे, और मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर याद नहीं होगा। लेकिन आर्थर ने अपने आप से कहा, मुझे याद है, ये वही ट्विन हार्टोस टीम है जिसे मेरे मम्मी पापा शामिल है। बाकी टीम के साथियों ने आर्थर का स्वागत किया, अपने परिचय दिया। आखिरकार हेलेना नाम की टीम मेंबर कहा कि वो खुश है कि आर्थर के उनके साथ है। फिर वो सफर निकलने और सफर कर रहे थे, जहां आर्थर ट्रांसपोर्टेशन का तरीका बिल्कुल नया और अजीब लगा, क्योंकि ये उसकी पुरानी जिंदगी के फैसल से अलग था। बाद में उन्होंने रॉकबेथ लिया और पता चला कि वो एक्सरस नाम का शहर जा रहा था। आर्थर सोच रहा था कि ये काफी एक्साइटिंग होगा, लेकिन तभी एक समस्या आ गया था। प्रीडेटरी वुल्व्स आ गए थे। टीम के सदस्यों ने खड़े होकर आसानी से उन वुल्व्स को मार दिया। आर्थर हैरान हो गया था जो कुछ उसने देखा। हर टीम मेंबर अपने पावर का इस्तेमाल करके कुछ वुल्व्स मार दिया। आर्थर ने सोचा कि ये टीम अच्छे से काम कर रहा है और अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है।
और उसे भी चलते में भी शामिल करना जरूरत है। जब रात होता है तो उन्होंने ओल्स को खाना बनाया। आर्थर के पिता ने उसके कहा कि वो खाने के बारे में शिकायत ना करे क्योंकि वो एक डेंजरस सफर पर है और उनके साथ सुविधा नहीं मिलेगा। लगता है कि आर्थर के हाथ पर चोट लगा है और जब आर्थर ने इस बात को नोटिस किया तो उसका पिता ने कहा कि ये तो पता नहीं था। उसका माँ उसकी इलाज करने वाली थी, लेकिन टीम के सदस्यों ने उसका कहा पहले उनको दिखाई देने ना दे ताकि उसकी स्पेशल मैजिक और रेयर एबिलिटीज पब्लिक में ना आए, वरना उन्हें टारगेट किया जा सकता है। इसी वजह से वो अपने पिता के साथ गांव में रहते थे जहां कुछ प्राइवेसी थी। जब इलाज हो गया तो वहां पर आदमी ने आकर आर्थर के पिता से कहा कि वो सोने पहले ही थोड़ा सा ट्रेनिंग करना चाहता है, इसलिए उन्हें पर आर्थर को ट्रेनिंग के लिए मांग लिया। सब लोग खड़े हो गए और आर्थर ने अपने आप से कहा ये ट्रेनिंग आसान नहीं होने वाला, लेकिन वो इसे मना भी नहीं कर सकता। आर्थर ने अपने आप को याद दिलाया कि वो सिर्फ 4 साल का है। फिर ट्रेनिंग शुरू होता है। आदम ने अपनी हथियार को इनहेंस किया। आर्थर ने सोचा लगता है वो इसे सीरियस ले रहा है, तो आर्थर ने भी अपने हथियार और अपने पैर को इनहेंस किया। आदम हैरान हो गया था और फिर आर्थर ने इतनी तेज रफ्तार से दौड़ना शुरू किया। सब लोग तो हैरान हो गए। जब वो गिरने वाला था तो आदम ने उसका फायदा उठाया, उस पर अटैक किया। उनके बीच ये बैटल काफी इंटेंस थी और आदम ने प्यार से नहीं मार दिया, लेकिन एक टीम मेंबर ने आर्थर को बचाया। बाकी टीम के सदस्यों ने आदम को इस बात के लिए डांट दिया और वो थोड़ा ज्यादा ही कठोर हो गया था। एडम ने खुद को रोकते हुए कहा मुझे माफ करना पड़ेगा, तुम लोग इसे छोटे मॉन्स्टर से नहीं लड़ रहे थे। उसके बाद एक फीमेल टीम मेंबर आर्थर के पास बिजली की रफ्तार से आई और उसके पास खड़े हो गए। आर्थर हैरान रह गया था, लेकिन आर्थर से पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। आर्थर उसकी तरफ देखकर और सोचा मुझे ये नजर पहचाने लगता है। ये वही नजर है जो तब होता है जब कोई अपना मन बनाता है कि जब तक जो चाहे मिल ना जाए तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके बाद उसका सफर जारी रहता है। कभी कभी वो रुकता है ताकि आर्थर को ज्यादा ट्रेनिंग कर सके और इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। कभी कभी आर्थर कहता है कि वो नया नया चीजें सीख रहा है और उसके पीछे जिंदगी का ज्ञान उसके काम आ रहा है। इसी दफा वो अपनी पैरों का रिफॉर्मेशन कर रहा था, जैसे उसके साथ मिलकर, ताकि वो अपनी जिस्मिन को और भी सिखा सकते हैं। जिस्मिन उसके अच्छे से ख्याल रखता है और उस पर नजर भी बनाए रखता है। फिर एक दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। जब जैस्मिन ने उसका बर्थडे याद रखा था, उसका एक गिफ्ट दिया ताकि उसके सिखाया गया सब कुछ लिए थैंक यू कह सके। गिफ्ट एक छोटा सा ड्रैगन था। आर्थर ने मजाक में कहा कि लगता है जैस्मिन उसे इंटरेस्ट है। सब लोग हैरान हो गए क्योंकि जैस्मिन का इस तरह से रिश्ता किसी से साथ होने के लिए काफी रेयर था। फिर वो लोग अपना सफर कंटिन्यू करने लगा। जब आर्थर अपनी माँ से बात कर रहा था, उसने देखा कि माँ थकी हुई लग रही थी। जब उससे पूछा कि क्या हुआ तो माँ उसने कहा कि वो ठीक है, लेकिन आर्थर को फिर भी बेचैनी हो रही थी। सफर जारी रहा और एक वक्त आ गया। आर्थर अपनी माँ के साथ कैरेज में बैठा हुआ था और अचानक से कैरेज रुक गया है। वो लोग बैंडेजेस का एम्ब्यूस में आ गया था। उन्होंने फाइट बैक करने के लिए कोशिश की, लेकिन बैंडिट्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था और सिचुएशन काफी खराब लग रही थी। बैंडिट्स लीडर ने कहा आर्थर और बच्चों को मत मारना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आर्थर ने सोचा हर दुनिया में यही प्रॉब्लम्स कॉमन होता है। तभी बैंडिट्स ने फुल फोर्स से अटैक कर दिया। आर्थर की माँ ने उसे समझाने की कोशिश की कि ग्रुप के सभी मेंबर्स अपनी पूरी शिद्दत से लड़ाई शुरू कर दी। वो एक एक करके बैंडिट्स को गिराया था। आर्थर ने देखा कि उनके ग्रुप का स्किल और स्ट्रेंथ में बेहतर था, लेकिन बैंडिट्स के पास नंबर के एडवांस था और वो धीरे धीरे उनका ग्रुप थकने लगा। और तभी एक बैंडिट ने आर्थर के पिता पर वार कर दिया और उन्होंने उसे गिरा दिया। उन्होंने पे चोट लगाई। जब आर्थर और उसकी माँ उनकी मदद करने आई तो आर्थर का पिता ने मना कर दिया और कहा कि चोट इतना सीरियस नहीं है, लेकिन अगर किसी को उसकी माँ का पावर्स के बारे में पता चल गया तो वो और भी ज्यादा खतरा बन जाएगा। फिर आर्थर के पिता ने उसे कहा कि वो अपनी माँ को लेकर भाग जाए, लेकिन आर्थर ने मना कर दिया और कहा कि वो काफी स्ट्रांग है, फाइट करने के लिए रेडी है। उसके पिता ने कहा अगर अपने स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है तो उसे अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए करो,
क्योंकि वो जल्दी ही और बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर आर्था को सब कुछ याद आने लगता है, जो कुछ उसने देखा कि समझा था, और वो क्लियर हो गया। उसने फाइनली मान लिया, अपनी माँ को उठाकर अपने भगन से शुरू कर दिया। बैंडेज लेटर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्था के पिता ने उस पर अटैक कर दिया और उसे गिरा दिया। बाकी बैंडेज ने भी आर्थर को रोकना चाहा, लेकिन टीम के मेंबर्स ने फाइट की और आर्थर के लिए एक रास्ता क्लियर किया। जब आर्थर भाग रहा था तो उसे सोचा कि मेरे पिछले जिंदगी में जो कुछ भी मुझे झेला, उसके बाद मैं आज फिर भी भाग रहा हूँ किसी और बच्चे के लिए। शायद ये मेरी सजा है उन सब पापों के लिए जो मैंने किया। उसे लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी एक सोर्सर वहाँ पे देख रहा था। सोर्सर ने स्पेल उन पर डाला। आर्थर ने अपनी माँ धक्का दिया ताकि वो स्पेल से ना टकराए, लेकिन वो खुद उसे अटैक से शिकार हो गया। वो माउंटेन की एज से नीचे गिरने वाला था, लेकिन उससे कहा कि मैंने अकेला नहीं गिरूंगा। उसने रोप से बंधा हुआ ड्रैगस को सोर्सर पर फेंका। उसने पकड़ा और उसे भी अपने साथ खींच लिया। टीम के लोग आर्थर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टाइम पे उसे नहीं पहुंच पाए। आर्थर सोच रहा था मैंने इस जिंदगी में कुछ भी नहीं पाया, लेकिन अब मैं समझ गया कि अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या होता है। उसने वो आंसू समझकर किसने उसी वक्त बनाया था जब उन्हें पता था कि वो अपने परिवार को दोबारा नहीं देख पाएंगे, और उसने सेल्फ सैक्रिफाइस असली मतलब समझा। उसने सोचा कि वो बड़ा भाई बनने का उम्मीद रखता था, लेकिन लगता है कि अब वो नहीं हो पाएगा। फिर हम देखते हैं कि आर्थर जंगल में नीचे गिर रहा है, लेकिन वो बच गया। अचानक से बड़ा क्रिएचर, वही बेस्ट वो पिछले एपिसोड में था, उसके पास आता है और आर्थर उससे क्रिएचर को देखकर डर जाता है। मॉन्स्टर को देखकर आर्थर बिल्कुल पेटिफाइड हो जाता है और वो कुछ कह नहीं पाता। आर्थर को लगता है कि मॉन्स्टर ने उसे यहाँ पर बुला लिया है, तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस अपनी उंगली से उसे पीछे कर देता है। वो उससे कहते हैं कि वो उसका दुश्मन नहीं है, और उठकर वो कुछ जादू का फल तोड़ती है, जो अपने ही उगाए हुए एक रहस्यमय पौधे से लेकर आर्थर को खाने के लिए देता है। ये समझकर कि उसे अपने घाव ठीक करने के लिए खाना और पोषण चाहिए। आर्थर को ये बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि यह भयंकर मॉन्स्टर उसे एक केयरिंग माँ की तरह पेश आ रही है। वो उसकी नायत पर शक करता है, लेकिन जब उसके घाव दर्द करता है और वो हिल नहीं पाता तो वो बेहोश होकर रोता है। मॉन्स्टर वाली औरत उसे वादा करता है कि वो उसका मन में जो भी सवाल है वो उसका जवाब देगा। तब वो आर्थर उसका मौका फायदा उठाता है और खाना खाता है। जब वो शर्त पूरी हो जाता है तो उसे अपने माँ बाप के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसे अपनी जगह से पता चलता है कि आर्थर के परिवार ने सारे डाकुओं को हराकर और कुछ दिन पहले ही इस जगह पर छोड़ दी है। आर्थर को ये सुनकर शांति मिलता है और उसके माँ पापा और उसके होने वाले बहन अभी सेफ है, और वो मॉन्स्टर वाली औरत उसका शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। वो नहीं जानता कि उसे क्या बुलाए, ना हम भी, इसलिए वो अपना नाम सिल्विया बताता है और लगता है कि सिल्विया कुछ गहरे रहस्य छुपा रहा है। आर्थर अगले कुछ दिन सिल्विया के देखभाल में रहता है, फल खाता है और उसके छाती को घाव पूरी तरह से ठीक कर देता है। जब वो चलने फिरने का लायक हो जाता है वो अपने घर वापस चलना चाहता है, लेकिन सिल्विया कहता है वो जो जगह पर है वहाँ भयंकर जानवर और डाकू है। अगर वो आर्थर को अकेला गया तो वहाँ पर एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर भी सिल्विया एक तरीका निकालता है उसे जाने का, क्योंकि वो एक नहीं दे सकता कि ये बच्चा अपने परिवार से अलग हो। अपने जादू की आखिरी ताकत से वो एक डायमेंशनल रिफ्ट को खोलने की तैयारी करता है। इसी दौरान आर्थर ने अपने दिन शॉर्ट प्रैक्टिस करते हुए गुजारता है। वो अपने आप से बहुत सोचता है कि ये भयंकर देखने वाले मॉन्स्टर क्यों उसे इतना प्यार कर रही है, और वो किसी वजह से अपने सेंस पे एक छत पे छुपा रही है। लेकिन सिल्विया अपने बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती है और उसके पास जाने का कोई तरीका भी नहीं है। ट्रेनिंग के बाद वो अपने मोनर को सुधारने के लिए ध्यान लगाना लगता है, जो सिल्विया की रुचि का कारण बन जाता है। फिर उसे कुछ और जबरदस्त दिखाती है, एक तरीका जो सराउंडिंग का मासे माना इकट्ठा करते हुए साथ ही मैजिक के इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सिल्विया बताती है कि इन लोगों का माना एक बारे में सतर पिचार ने माना इकट्ठा करने का और उसे अलग से इस्तेमाल करने का मसला बनाया है। वो बताता है कि उस जगह से इस जीवित को दोनों को काम आ सकता है और वो कर सकता है, इसलिए उन्हें पर माना डिप्लेसिंग का कोई मसला नहीं होता। सिल्विया ये भी कहता है कि मैजिकल बीस्ट ये काम उतनी आसानी से करता है जितने वो सांस लेता है। फिर वो आर्थर से पूछता है कि क्या ये काबिल बनना चाहता है। ऑब्वियसली आर्थर बिना सोचते हुए जवाब देता है हाँ,
लेकिन सिल्विया उससे पहले एक सवाल पूछता है कि उसे ताकत क्यों चाहिए। आर्थर सच्चाई से जवाब देता है कि उसे ये ताकत चाहिए ताकि वो अपने परिवार को बढ़िया तरीके से प्रोटेक्ट कर सके, और सिल्विया इसे बारीकी उससे बात कर खुश होता है। इसी दौरान एक क्रिएचर क्लिप पर दिखाई देता है जो बिल्कुल सिल्विया जैसी दिख रही होती है। वो कहता है कि सिल्विया को ढूंढ रहे हैं जो अपने किंगडम से भाग गई है। और फिर एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आर्थर अपने पिछले जीवन में एक राजा था। सुबह उठकर वो अपने सबऑर्डिनेट को एक ऑफिस जाता है जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आर्थर उसे सीधे कहता है कि वो बस नाम का राजा है, असली ताकत तो पार्लियामेंट का पास है। आर्थर का मानना है कि वो बस एक डिवाइस है, एक हवाई राजा जो अपने देश का समस्या का सामना कर रहा है। उसका सबऑर्डिनेट उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कुछ वक्त बाद आर्थर का मिस्टीरियस असिस्टेंस हो जाता है। जब आर्थर अपने नए ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है जो सिल्विया उसने दी थी, वो अपने पिछले जीवन को याद करता है जहाँ उसे कभी ये समझ जाता नहीं था कि वो अपने आप को अपनी ताकत के लिए इतना दबा रहा है। उसी मोमेंट पर ताकत उसे पर पूरी तरह से गिरते हैं और अपने अंदर से एक बहुत ज्यादा ताकत महसूस करता है। अभी सवाल वही है, अब उसे ताकत को यह क्या करेगा। जैसे वो एनर्जी के साथ प्रैक्टिस करता है, सिल्विया अचानक से उसे पत्थर पर फेंक देता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्यों वो जिसे अपना राक्षस समझता था अब उसे मार रहा है। वो कहता है डरो मत, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए रहना होगा। पत्थर के अंदर से आर्थर एक जबरदस्त पावर सर्च महसूस करता है। एक और क्रिएचर आता है जो बिल्कुल सिल्विया जैसे दिखता है। एक क्रिएचर सिल्विया को ढूंढते हुए यहाँ पर आई है। सिल्विया हैरान है कि उसे कैसे ढूंढ लिया। क्रिएचर कहता है कि उसने खून की भूख के पीछे किया था। वो जोर से कहता है कि सिल्विया उसके साथ चले, लेकिन सिल्विया मना कर देता है। सिल्विया जान लगा देने के लिए तैयार हो जाता है। जब क्रिएचर अटैक करने की कोशिश करता है, वो अपने असली रूप में बदल जाता है। पूरा इलाका बर्फ से जम जाता है। जब वो ठंड से सांस लेता है, सिल्विया सच में एक शक्तिशाली ड्रैगन है। क्रिएचर देखकर कहता है कि इससे अगर उसने इतना ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया तो वो मर जाएगा, लेकिन सिल्विया को मौत का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए वो अपनी जिंदगी खुश रहते और मौत क्या आपत्ति है, तो चाहे वो मौत हो या फिर सरेंडर करने को तैयार नहीं है। दोनों को बीच में एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाता है। आर्थर हेल्पलेसली केप के देख रहा होता है कि शक्ति देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही एक स्टिक था, क्रिएचर भी उतना ही ताकत से लड़ता है। लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन सिल्विया अपने ट्रम्प कार्ड रिलीज करता है। वो पूरी इलाका को फ्रीज कर देता है और क्रिएचर को पकड़ लेता है। फिर वो केप खोलता है और आर्थर को भरे आंखों से सिग्नल देता है। जब आर्थर बाहर आता है और अपने असली रूप देखकर शॉक हो जाता है। वो सोच में कि ड्रैगन है। सिल्विया आसमान को देखता है और कहता है कि अब तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे पावर दिया है ताकि तुम घर जाकर वापस आ सकते हो। वो पूछता है कि आर्थर अपने पावर का क्या करेगा। वो चाहता है कि उसे गुस्सा या नफरत से इसे कंज्यूम ना हो। आर्थर जवाब देता है, मैं अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पावर इस्तेमाल करूंगा। सिल्विया मुस्कुराता है, मैं नहीं चाहता कि तुम घाम या फिर नफरत से जिंदगी जीने के लिए मेरे लिए जिंदगी जियो। मेरे लिए ये पावर बदला लेने या फिर लड़ाई करने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम सबको प्यार दो और का जिंदगी जियो। आर्थर का जवाब उसे डीपली इमोशनल बना देता है। फिर सिल्विया उसे ड्रैगन के अंदर एक और फांक देता है और कहता है कि अंडा को पंख से लपट ले लो। फिर वो आर्थर को छुपा देती है और उसके जबरदस्त एनर्जी देते और फिर वो आर्थर को छुट्टी दे देती है। उसे एक जबरदस्त एनर्जी का फ्लो महसूस होता है। उसकी उंगलियों से लेकर आर्म तक एक ग्लोइंग लाइन सिपट हो जाता है, जिससे एक टैटू उसका टॉप पता चलता है कि वो एक लाइन दिखने लगता है। सिल्विया एडमिट करता है कि वो उससे पहले भेज सकता है, लेकिन उसे यह इसलिए रोका गया कि उसके वापस जाने का अनसेफ था। लेकिन अब वो सच बताया है। उसे आर्थर की कंपनी बहुत ही पसंद आए। किसी से बात करना, किसी के बॉन्ड करना, ये उसके लिए काफी दिनों बाद था। आर्थर की पेशेंस एक प्रेशियस गिफ्ट है और आर्थर भी उसके साथ वक्त गुजारकर काफी कुछ सीख के गया। ये एक इमोशनल गुड बाय था। आर्थर आंसू को साथ सोचता है कि वो सिल्विया को प्रोटेक्ट नहीं कर सका। याद करता है कि सिल्विया ने उसे कितने कुछ किया है, उसे स्ट्रेंथ दी और कितने केयर की थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकता। ये सोचकर वो उदास हो जाता है। वो सोचता है कि उसे वो जो किया था वो तोड़ दिया। फिर सिल्विया मुस्कुराते कहते, मुझे ये नहीं फर्क पड़ता मुझसे किस नाम से बुलाते हो, चाहे मैं ड्रैगन हूँ या फिर मॉन्स्टर, तुम्हारे लिए मैं फैमिली हूँ।
अर्थर कहता है, फिर आप मेरे दीदी हो। ग्रैंड मदर की तबीयत अल्बा को दिल को छू जाता है। ये सभी उसके सोल को तलता है। सिल्वा एक ड्रैगन इमोशनल से भर जाता है और वो पढ़ती है। वो कहती है, फिर से ये खाना। अर्थर फिर से कहता है, दादी। सिल्विया चुपचाप अपनी लाइफ को अंदर अंदर रख लेता है। अर्थर वो अंडा और पंख लेकर निकलता है और आसमान खुल जाता है, पर वो जाना नहीं चाहता। वो सिल्विया से कहता है, मेरे साथ चलो, लेकिन वो जवाब नहीं देती। जब ओपनिंग बॉन्ड होता है, सिल्विया ने अपने सील वर्ल्ड के रिलीज कर देता है और उसका ओपोनेंट दोबारा अपनी ताकत पर ले आता है। वो क्रिएचर सोचता है कि असली शक्तिशाली क्रिएचर सिर्फ एक छोटी अटैक से मरना मुमकिन है। वो क्रिएचर पास आता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्विया ने सिर्फ अपने आप को ही मार दिया था। जैसे वो क्रिएचर पास जाता है, सिल्विया आंखें खोलती है और एक जबरदस्त माना ब्लास्ट होता है। ये इतना पावरफुल होता है कि उसे सर्वाइव नहीं कर सकता। पूरे केप में धमाका हो जाता है। मैनुअल अर्थर आंसू के साथ अपने घर की तरफ जाता है। उसकी आंखों में एक नया डिटरमिनेशन है। सिल्विया की आवाज आसमान में गूंजती है। वो कहता है, हमारी बातें मत भूलना। गम जरूर है, लेकिन अपने गम को मुस्कुराते साथ जीने के लिए कोशिश करो। वो कहती है कि उसे बदला लेने की कोशिश ना करनी चाहिए। ये जिंदगी को एक कदम वक्त में बदलाना चाहिए। अर्थर को अपने आप पर डाउट है, लेकिन सिल्विया उसे याद दिलाता है कि तुम हो किंग ग्रे, सबसे शक्तिशाली राजा, तुम कुछ भी कर सकते हो। सिल्विया कहती है, अपने दिल का गुस्सा और दर्द से मत भरना, अपनी जिंदगी उसी के साथ जीना। अर्थर को शौक होता है कि सिल्विया ने हमेशा उसके असली नेचर को समझा था। ये एक सच्चाई और गहरा इमोशन का मोमेंट है। आवाज धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है। अर्थर अब जमीन पर आ चुका है और वो सिल्विया के दिए हुए गिफ्ट को अपने बैग में रखकर नया जज्बे और ताकत के साथ अपने घर की तरफ बढ़ता है, एक नया सोच के साथ कि दुनिया को एक मुस्कान से बदला सके। क्या अर्थर ये रिसर्च लंबा चलेगा? अर्थर जब 11 फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट होता है, अपना सफर शुरू करता है और घर वापस जाने के लिए, लेकिन जब वो चल रहा होता है तब अचानक उससे एक खून चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है जो जंगल के पार से आ रहा होता है। आवाज एक छोटी लड़की की लगती है, तो वो तुरंत अपनी माना को इकट्ठा कर वो अपने पैरों में ताकत डालकर उसी तरफ रेस करता है। वो एक लंबे ट्री पर चढ़ जाता है ताकि उसे अच्छी वेंटेज पॉइंट मिले। जैसे वो ऊपर पहुंचता है, वो क्लियरली देख पाता है कि एक ग्रुप ऑफ बैंडिट्स का एक छोटी लड़की को किडनैप कर रहे हैं। लड़की उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बैंडिट्स ने उस पर पकड़ लिया होता है। उसकी मुंह बंद कर दिया है ताकि वो ज्यादा न चीखे, क्योंकि लड़की एल्फ है। बैंडिट उसे ब्लैक मार्केट पे बेचने का प्लान बना रहे होते हैं ताकि उसे अच्छी मुनाफा हो सके। वो लड़की को बंधा करके अपने कैरेज कर पीछे डाल देती है। अर्थर पूरा सीन देख रहा होता है और उसे अपने परिवार के ऊपर गए बैंडिट अटैक की याद आ जाता है। उसे याद आता है कि बैंडिट्स ने यहाँ पर कहा था कि वो उसे और ग्रुप की औरत को जिंदा रहने का, ताकि उसे बाद में स्लेव के रूप में बेचा जा सके। ये याद कर अर्थर गुस्सा बढ़ जाता है। उसे पहले ख्याल होता है कि वो सब बैंडिट्स को मार डाले जो ऐसा घटना कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे सिल्विया की बातें याद आता है जो उसे रेज को कंट्रोल करने के बारे में कही थी। तो वो थोड़ा रुक कर सोचता है और अपना गुस्सा शांत करता है। वो समझता है कि अगर अभी अटैक करेगा तो लड़की की जान खतरे में आ सकता है, इसलिए वो पेशेंटली सही वक्त का इंतजार करता है। लुटेरे अपने कैरेज में बैठकर जंगल से निकलते हैं और अर्थर उन्हें चुपचाप कर फॉलो करता है। रात तक लुटेरों को रोककर कैंप सेट करना पड़ता है क्योंकि वो अंधेरे में सफर नहीं कर सकते। अर्थर सोच रहा होता है कि क्या वो उन्हें ह्यूमन टाउन तक फॉलो करके अभी तक अटैक करते, लेकिन तब उसे बैंडिट्स की बातें सुनाई देता है। एक बैंडिट्स अपने फेवरेट एल्व्स को बारे में बात कर रहा होता है और अर्थर समझ जाता है कि वो लड़की के साथ अब और वक्त ज्यादा नहीं कर सकता। उसे अब बैंडिट्स को और जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वो जानता है कि उसे अभी अंधेरा होने तक रोकना होगा। अर्थर कुछ ही देर के लिए मेडिटेशन करता है ताकि वो अपने आप को मेंटली और फिजिकली रेडी कर सके, क्योंकि वो जानता है कि वो अब जो करने वाला है उसमें बहुत मारपीट होगा। जैसे ही रात काफी अंधेरा हो जाता है, अर्थर अपनी आंखों खोलता है और अपने अटैक का प्लान बनाता है। उसे पता चलता है कि बैंडिट्स के पास एक हॉर्न वोल्व्स है जो उन्हें अपने लेस पे बंधे हुए है
और ये देखकर उसे कुछ ओट लगता है क्योंकि उल्स अपने आसपास एक ह्यूमंस को बिना किसी रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। वो इन उल्स को अपने फायदे के लिए यूज करने का प्लान बनाता है। आर्थर कुछ पत्थर वो उल्स के उतर मार देता है और लुटेरे को उल्स के होलिंग की आवाज सुनाई देता है। लुटेरे का लीडर एक लुटेरे को ऑर्डर देता है कि वो जाकर उल्स को चुप कराए। जैसे ही वो बैंडिट्स उल्स को चुप कराने के लिए उठता है, आर्थर अपनी मोनोप्लेट समन करता है और बैंडिट्स के पीछे से जंप करके उसे मार देता है। आर्थर फिर उससे बैंडिट्स का वेपन ले लेता है और जब दोबारा बैंडिट आता है तो उसे पूछने के लिए क्या हो रहा है। आर्थर उसके पीछे जाकर उसका गला काट देता है। अब तक आर्थर 2 बैंडिट्स को मार चुका होता है, लेकिन उसका बॉडी ऑलरेडी थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था, तो उसे इस फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। तब एक और बैंडिट्स आता है देखने के लिए कि बाकी 2 बैंडिट्स इतना टाइम क्यों ले रहे हैं और आर्थर उसे भी तुरंत मारने की कोशिश करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वाइटल ऑर्गन्स को मिस कर देता है। बैंडिट्स चिल्लाता है और बाकी बैंडिट्स को आर्थर को होने पर पता चल जाता है। बैंडिट्स लीडर समझ आता है कि आर्थर एक मेज है और वो जानता है कि ये फाइट आसान नहीं होने वाला, लेकिन उसे आर्थर को मारना नहीं चाहिए क्योंकि एक मेज को ब्लैक मार्केट पे बेचकर वो और भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। बैंडिट लीडर अपनी ताकत को अपने हाथों चैनल करता है और आर्थर पर अटैक करने के लिए अपने हाथ स्विंग करता है, जंप बैक करके काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन बैंडिट लीडर उसे डॉज कर लेता है। आर्थर उसे सरप्राइज करने के लिए अपनी नाइफ बैंडिट्स को टारगेट कर फेंकता है, लेकिन बैंडिट्स के नाइफ को पकड़ लेता है और उसे आर्थर की एजेंट यूज करने का सोचता है और उसे नीचे गिरा देता है। बैंडिट्स आर्थर को अपने पैरों पर उससे उठता है और उसे टॉन्ट करता है कि वो एक एडल्ट के सामने बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता। आर्थर समझ जाता है कि बैंडिट सही कह रहा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो अपनी मैजिक का यूज करेगा। अपने फायरबॉल स्पेल का बैंडिट्स के घोड़े पर मारता है और जब बैंडिट्स दर्द से सीखता है, आर्थर उसके सर में अपना नाइफ डाल देता है। अब सिर्फ एक बैंडेज बचा है जो आर्थर ने पहले इंजर किया था और जब वो भी मर जाता है, आर्थर लड़की की तरफ जाता है जो कैरेज के अंदर बंधे हुए होता है। लड़की को पूरा वक्त ब्लाइंड पोल देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए आर्थर उसे बताता है कि बैंडिट को उसके मार दिया है और वो अब सेफ है। उसका नाम टेसिया है और जब आर्थर उसे कैरेज से निकालता है और उसे घर जाने को कहता है, लेकिन जब टेसिया आर्थर के हाथ पर खून देखता है तो वो उसके लिए काफी चिंतित हो जाता है। आर्थर समझता है कि ये नॉर्मल है कि बच्चे खून देखकर डर जाते हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि लड़की को डेड बॉडीज ना दिखाए। वो टेसिया से कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक कर रहे और वो बैंडिट्स के बॉडी को ट्रैप से ढका जाता है। टेसिया पूछता है कि उन्हें बैंडिट्स को क्या हुआ जो उससे किडनैप कर रहे थे और आर्थर उसे सच न कहकर बस से बोलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो अब उसे परेशान नहीं करेगा। जब टेसिया को और कोई क्वेश्चंस नहीं होते तो आर्थर उसका सामना बैंडिट्स का कैरेज से निकलकर उसे गुड बाय बोलता है क्योंकि उसे अपना घर जाना था, लेकिन टेसिया उसके हाथ पकड़कर उसे रोकने के लिए कहती है क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहते। अगर आर्थर उसे यहाँ छोड़कर चला गया तो ट्री को से मार खाएगी और उसे पूछता है कि वो क्या अपने घर जाना चाहता है और वो कहता है कि हाँ, लेकिन उसे नहीं पता कि अपना घर तक कितना टाइम लगेगा। आर्थर को कोई आइडिया पसंद नहीं आता, लेकिन उसे समझ आता है कि वो अगर टेसिया को अभी अकेला छोड़ देगा तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो उसे अपने साथ घर तक ले जाने का फैसला करता है। आर्थर ओल्स की तरफ देखता है जो बैंडिट्स ने पकड़े हुए थे और वो सोचता है कि ये उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेगा, लेकिन उसे भी ये पता होता है कि उसे ओल्स पर कंट्रोल कैसे करे, ये उसे नहीं आता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे वैसा ही छोड़ दे। टेसिया कहता है कि उनका मैजिक कलश हाथ देना चाहिए ताकि वो वापस से जंगल में चला जाए। आर्थर उससे वार्न करता है कि वुल्स उनको अटैक कर सकता है। टेसिया कलश को उतार देता है, लेकिन वो सोचता है कि वो ठीक रहेगी क्योंकि उसने वुल्स को कुछ नहीं किया जो उन्हें गुस्सा दिलाए और क्योंकि वो फॉरेस्ट की रेसिडेंट है, उसका काम है कि ये क्रिएचर्स का ध्यान रखना। धीरे धीरे वो कलश उतार देता है और सच में वुल्स पीसफुली फॉरेस्ट में वापस चला जाता है। अगले सुबह आर्थर और टेसिया अपने सफर को एल्फ विलेज की तरफ जाने के लिए शुरू करता है। कुछ देर बाद वो रुककर खाना खाता है। आर्थर थोड़ा स्ट्यू बनाता है
और तेसिया कहता है कि वो क्या खाए क्योंकि उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी लंबी जर्नी के लिए। तेसिया को स्टू का स्मेल थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अर्थर को कोई वर्ल्ड क्लास शेफ नहीं है, बस एक सूखा मीट और नमक से बना था, इसलिए टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ तो है। तेसिया अर्थर से पूछता है कि वो एशियन फॉरेस्ट में पहले क्यों आया था, क्योंकि ह्यूमंस का यहाँ पर आना रेयर है और अकेला बच्चा तो और भी रेयर है। अर्थर उसे बताता है कि कैसे वो अपना परिवार से अलग हो गया और यहाँ आ गया। फिर वो तेसिया से पूछता है कि एलेनोर किंगडम में रहना कैसे होता है। और तेसिया उसे बताता है कि उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसका माँ बाप काफी बिजी होता है काम में, इसलिए वो अपना ज्यादा टाइम अपना सर्वेंट और ग्रैंडफादर के साथ गुजारता है। सफर जारी रहता है, लेकिन तेसिया को ये पता नहीं होता कि उसका गांव कितने दूर है, इसलिए वो नहीं समझ पाता कि सफर कितना लंबा होगा। ऊपर से वो ओल्स जो तेसिया ने रिलीज किया था, उन्होंने आपके पीछा करना शुरू कर दिया है। अर्थर काफी सोचता है कि अगर उन्हें पहले मार दिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। रात को अर्थर डिसाइड करता है कि वो टेंट को बाहर गार्ड बनकर रहेगा ताकि वुल्स उन पर अटैक ना करते जब वो सो रहे होंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद तेसिया अपने सर बाहर निकलता है। अर्थर से कहता है कि वो बेड पर आ जाए। अर्थर उससे कहता है कि वो थोड़ा और टाइम के लिए जागते रहेगा, लेकिन तेसिया काफी धीरे उसकी होता है और उसके कहता है कि वो उसका साथ टेंट के अंदर आए। अर्थर फिर मान जाता है और डिसाइड करता है कि वो तेसिया के लिए टेंट के अंदर से वॉच करेगा। तेसिया ये प्रिटेंस करने की कोशिश करती है कि वो डर नहीं रही, लेकिन वो अर्थर से कहता है कि वो उसके पास हमेशा रहे जब तक वो सोए। और रात को तेसिया अर्थर से पूछता है कि क्या ये सच है कि सब ह्यूमंस परवर्ट्स होते हैं और कई वाइफ्स रहते हैं। अर्थर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि ये बातें उसने कहाँ से सुनी। तेसिया कहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने ये बताया था। अर्थर ये डिनाई नहीं कर पाता कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, खासकर ग्रेट फैमिली में, लेकिन ज्यादातर ह्यूमंस मॉडेस्ट होता है। तेसिया अर्थर की बातें मानता है, फिर पलटकर टर्न से सो जाता है। अगले सुबह अर्थर और तेसिया अपने सफर जारी रखता है, लेकिन अर्थर को दर्द उसके चेहरे पर बढ़ रहा होता है। तेसिया उसे माफी मांगता है और मदद कर पाई, लेकिन अर्थर कहता है कि कोई बात नहीं। फिर तेसिया अर्थर से पूछता है कि क्या उसे आरती बुला सकता है, क्योंकि अब उसे अपना दोस्त समझ रहे हैं। अर्थर कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और तेसिया थोड़ी सरप्राइज हो जाता है। अर्थर ने कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। फिर अर्थर मजाक करते हुए कहता है कि वो हर पल को क्रिस करेगा जब लेडी तेसिया उसे दोस्त समझता है, लेकिन तेसिया नाराज हो जाता है और कहता है कि अर्थर चाइल्डिश मत बनो। अर्थर सोचता है कि ये फनी है क्योंकि तेसिया वो लड़की है जो हर वक्त उसे अपने पास रहने के लिए कह रही होती है क्योंकि वो डर गई थी, लेकिन तेसिया कहते हैं कि ये अलग बात थी। मजाक साइड में अब जब अर्थर सोचता है कि वो रियलाइज करता है कि तेसिया उसके पहले दोस्त थे, क्योंकि उसे पुरानी दुनिया में लोग उसे इतना डरते थे कि कभी सच में उसके पास कोई दोस्त नहीं था। तभी तेसिया कुछ फेमिलियर दिख रहे होते हैं। अर्थर को बुलाता है कि अर्थर जाता है, सोचता है कि शायद कोई अच्छी लड़की या फिर कुछ अच्छी मिल गई होगी, लेकिन उसके सरप्राइज होने पर वो एक बहुत ही बड़ा पिरा दिखा देता है जिसमें एक पोर्टल बना होता है। तेसिया अर्थर को बताता है कि ये पेरिस का इंटेंस यही है। फिर वो अपने हाथ एक्सटेंड करता है और कहता है कि वो उसका साथ चले। और ये था एपिसोड 4 का एंड। बिफोर ही नोस वो एज पे लटके हुए है, अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बुला रही है। उसे मोमेंट में वो कंफ्यूज्ड है, क्या उसे उसका साथ जाना चाहिए या फिर घर वापस जाना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके साथ चले जाता है। दोनों दूसरी तरफ पहुंच जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है कमजोर। जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता, आर्म गार्ड्स उन्हें घेर लेता है। वो कहता है कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन होल के थ्रू उन्हें ट्रैक किया है। अचानक वो उसे पकड़ लेता है और उसे गार्डन पर तलवार रख देता है। वो तेसिया का नाम पुकारता है, बस उसे खड़ा देखकर बिना किसी एक्सपीरियंस के क्या हो रहा है, क्या उसकी दयालु नेचर सच में उसे धोखा देने तक ले आई है। गार्ड्स ने अर्थर से पूछता है कि कैसे एक ह्यूमन को उनकी स्कैट आइलैंड में आने की इजाजत मिली है। अर्थर तेसिया की तरफ देखता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो कुछ क्लैरिफाई करेगा, लेकिन वो चुप रहती है।
अर्थर को लगता है कि वो धोखा खा गया है। अपने आप को बेवकूफ महसूस करता है कि कभी उसे अपने दोस्त समझा, पर पता चला कि वो तेसिया बस इसके लिए चुप थी क्योंकि वो अभी भी एक बच्ची है। और जब गार्ड्स ने ये कहने वाला होता है कि वो अर्थर को मार देंगे, तभी वो फाइनली स्टेप करता है, उसका साथ देता है और वो कहता है कि उसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन गार्ड्स को अभी भी ये समझ में नहीं आता कि अर्थर ने कैसे तेसिया को ब्रेन वॉश कर दिया है। हाँ बिल्कुल, फॉर 11 लैब्स के अकेला वैसे और सारे आदमी पोर्टल से निकलता है और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो अर्थर को जाने दे। ये आदमी है बैरन आर्ट एलेनोर के फॉर्मर किंग और वो पर्सनली अर्थर का शुक्रिया अदा करता है तेसिया को बचाने के लिए। ये बताता है कि वो उसका पोती है जो इसे किंगडम के प्रिंसेस है। अर्थर पूरी तरह से शॉक हो जाता है इसे रिविलेशन से, क्योंकि उसने कभी भी सोचा नहीं था कि तेसिया रॉयल्टी से हो सकता है। उसके साथ टाइम गुजारने का दौरान उसने कभी भी ऐसा किसी चीज के एहसास नहीं किया। तेसिया को पेरेंट्स किंग के अलादीन और क्वीन एरिथ कुछ ही देर बाद आता है और अपनी गुमशुदा बेटी से मिल जाता है जो कुछ दिनों में उससे अलग हुई थी। मेरल अपनी बेटी को ठीक से चेक करते है कि जब अलादीन पूछता है कि एक ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रहा है, लगता है कि अलादीन ने अपनी माँ को एक लिया है और उसके फादर को कंप्रेसर में उठना वैसे नहीं है, क्योंकि वो तुरंत अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि वो अर्थर को मार डाले। बैरन पर स्टेप इन करता है, कहता है कि उसने गार्ड्स को रोकने का ऑर्डर दिया था और वो अलादीन को समझता है कि अर्थर उसके प्रेशियस तेसिया को बचाया है, चाहे वो सो कॉल्ड बारबेरिक ह्यूमन हो। तेसिया भी बैरन के स्टेटमेंट का सपोर्ट करता है, अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने दोस्त को नुकसान ना पहुंचाए और ये भी सजेस्ट करता है कि वो उसे अपने कैसल बुलाए। अलादीन को सच में हेजिटेशन होती है कि एक ह्यूमन को उस कैसल में कैसे आ सकता है। फिर तेसिया वेट नहीं करती और तुरंत ही अर्थर के पास जाकर उससे कहता है कि अगर वो आएगा तो उनके रॉयल शेफ की उसका फेवरेट स्नैक बनाएगा। ये बारबीज शेफ टोडलस पर काम करता है। वेल, अर्थर टेक्निकली टोडलस है तो कोई बात नहीं। अलादीन अपने सासी बेटी को अपसेट नहीं करना चाहता, इसलिए वो मान जाता है। इसी बीच पर बैरन के कॉन्शियसली मैक्सिमम पे होती है और वो अर्थर को मिस्टीरियस पावर को महसूस करता है। उसे बाद में प्राइवेट में बात करते हुए कहता है अभी के लिए अर्थर तेसिया के साथ जाता है और एलेनोर किंगडम में एक वॉल करता है, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर गांव के पैदान के ऊपर और नीचे बनाया गया है और लोग सिंपल लेकिन पीसफुल लाइफ जीते हैं। जब अर्थर तेसिया के साथ चल रहा होता है, वो सबका अटेंशन ड्रॉ करता है। सब क्यूरियस होता है कि एक ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रहा है। अर्थर को यह बात समझ नहीं आता कि तेसिया ने पहले उसकी मदद क्यों नहीं की, वो क्यों हेसिटेट हुई थी और वो जब सीरियस एक्सप्रेशन का क्या मतलब था उसे समझ नहीं आता और ये सोच उसे डिस्टर्ब कर रहे होता है। उसका सर में तेज दर्द होता है। कोई बात नहीं, वो अपने सराउंडिंग के सस्पिशियस नजर से देख रहा है, अपने गार्ड को नीचे नहीं होने दे रहा। वो लोग कैसल के पास पहुंच जाता है और जब वो एंटर करता है उन डजन माइंड्स और वेलकम क्या चाहता है, जिसके काम बस तेसिया को हमेशा हैप्पी रखना होता है। पर आज तेसिया चाहते थे कि वो और अर्थर का शुक्रिया अदा करे, तो अपने सारे मेट्स को ऑर्डर देता है कि वो अर्थर के बेस्ट हॉस्पिटलिटी दे। ये कहते हैं कि उसने उसका जान बचाई थी। जब उन्हें रिक्लाइन देखकर तेसिया उनके अश्रू करता है। अर्थर अनरेयर ह्यूमंस में से हो जो सच में दिल से अच्छा है। फिर वो अर्थर से पूछता है कि वो क्या करना चाहता है, स्नैक्स खाना, खेलना, लंच करना या फिर सफेद फ्रेशन अप होना। पर इन सब से पहले अर्थर चाहता है कि वो तेसिया के पेरेंट्स से बात करे और जो फॉरेस्ट में हुआ है उसका बारे में समझ आया है। अब तक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो वो सबको मीटिंग रूम में बुलाता है, सीरियसली से शुरू करता है। लेकिन तेसिया अपने ही वर्ल्ड में है, सबके लिए टी और स्नैक्स ले आता है। शायद समझती है कि ये बस एक टी पार्टी है। वैसे भी अलादीन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपने वाइफ मरियल और अपने फादर बैरन को अर्थर से, और अर्थर भी अपने आप को सिर्फ एक नॉर्मल लड़का बताता है जो सपने एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। वो अलादीन के सामने झुकता है। ये क्या कर कि कॉमनर जैसे उसके भी काफी रॉयल फैमिली से मिलने का मौका नहीं मिलता और वो कितना शुक्रिया अदा करता है कि इसी मौके का
अलादीन को ये सरप्राइज होता है कि आर्थर कितना एजुकेटेड लगता है, जबकि उसने खुद को प्रेजेंट बताया था। लेकिन वो उसे बात कंटिन्यू कर देता है। आर्थर फिर अपना पूरा एक्सपीरियंस बताता है, किस तरह से अपने फैमिली से अलग हो गया था और वो किंग को सच नहीं बताता पर कुछ छुपाता भी नहीं, जिसे अपने मिस्टीरियस ड्रैगन सिल्विया से मिले के बाद जब वो कहानी आता है और ये बताता है कि कैसे उसने टेसिया को स्लेव स्टेटस के बचाया था, तब रूम के मूड चेंज हो जाता है। एक बार फिर से अलेन अपने चांस को फायदा उठाता है और पूरा ह्यूमन रेस को ब्लेम करता है क्यों ने कि स्लेव ट्रेडर्स ने उसकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की थी। दूसरी तरफ बेन असली सवाल पूछता है कि एक 5 साल का बच्चा ने कैसे 3 बार स्लेव ट्रेडर्स को हरा दिया। ये सिर्फ नेगोशिएशन या फिर बेगिंग से तो नहीं हो सकता। तो आर्थर अपने सच बताता है कि वो कहता है कि वो एक टैलेंटेड मैच है और उसे अपने पावर से स्लेव ट्रेडर्स को मार गिराया है। लेकिन अलादीन को तो ये इसका पर यकीन नहीं होता कि ये तो मुश्किल है और वो गार्ड्स को जो पहले अपना ओपोनेंट दे चुका था फिर से अपनी अनवांटेड ओपोनेंट देता है। कहता है कि आर्थर ने टेसिया का ब्रेन वॉश कर दिया होगा ताकि वो उनका स्कैट आइलैंड में घुस सके, जो पहले से ही आर्थर के लिए बोझ कर रहा था। अब उसे इनडायरेक्टली मिल रही डिसरेस्पेक्ट को भी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता और तुरंत ही गार्ड को शॉट डाउन कर देता है। टेसिया भी आगे आता है और ये बताते हुए कि उनसे स्लेव ट्रेडर्स को बात करते सुना था कि उसे हाई प्राइस में बेचने वाले थे और अपने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को याद करता है। जब टेसिया अपने पूरा कहानी सुनाता है कई उससे सारे आर्थर ने बचाया था, तो उसकी माँ इमोशनल हो जाता है और उसे टाइट हग करता है। माँ को प्यार हमेशा होलसम और ब्यूटीफुल होता है। अलादीन को समझ आता है कि उसकी बेटी ने क्या कुछ सहला है, तो वो आर्थर से कहता है कि वो उस पर भरोसा करता है और जैसे उनके लिए किया उसके लिए शुक्रिया अदा करता है। फिर वो अपने रीजन बताता है कि उसने यहाँ पर बताया कि पूछी थी। वो कहता है कि वो अपनी फैमिली से अलग था और बस ऐसे ही चाहता था कि वो उसे अपना सपने में अपने पेरेंट्स के साथ मिल सके। अलादीन को अपने कानों पर यकीन नहीं होता कि आर्थर सच में इल्ब से मदद मांग रहा है जो उन्हें बारबारिक समझता है। अलादीन इंसिस्ट करता है कि वो ह्यूमन की मदद नहीं दे सकता और आर्थर को समझना होगा कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढ ले। आर्थर को स्मार्ट होने का एक और प्रूफ है जब वो अल्डविन को याद दिलाता है उसने उनके लिए क्या कुछ किया और क्या अगर वो उसकी मदद नहीं करते तो वो भी बारबारिक है और उन्हें ह्यूमंस को बारबारिक कहने के कोई हक नहीं है। बैरन अल्डविन को देखकर ऐसे देख रहा है जैसे कह रहा हो कि तुम अपने ही जब में फंस गए हो। वो अल्डविन से कहता है कि वो अपने ही जाल में फंस गया है। जैसे अभी अपने फादर के साथ खड़ी होती है, उसे देख कर होती है कि वो क्या फैसला करेगा। अल्डविन के पास और कोई भी ऑपरेट नहीं होता। वो आर्थर की मदद करने का मन चाहता है और फिर उससे बताता है कि सेपन के लिए जो टेलीपोर्टेशन गेट वो सिर्फ 7 साल में एक बार खुलता है और उनका अभी भी उसे क्या होता है, तो अगला मौका है कि 5 साल बाद आएगा। आर्थर के पास उतना टाइम नहीं है। उसे लगता है कि अल्डविन भी ये समझता है, तो वो कहता है वो अपने सोल्जर्स के आर्थर घर भेजने के लिए कुछ कह देगा, तो उनका सफर अगले दिन से शुरू होगा। आर्थर को ये सुनकर थोड़ा बेटर फील होता है, पर अचानक से मोनोकोर फिर से डर्ट करने लगता है। वो मीटिंग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बात लेना चाहता है। दर्द कम नहीं होता, वो लगातार फील होता है। बात के बाद वो अपने छाती टाइट पकड़ लेता है, सोचता है कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है और इसका सलूशन क्या हो सकता है। वो सिल्विया के बारे में सोचता है और उसे पूछता है कि ये दर्द का क्या करे, पर जवाब ठीक से नहीं मिलता। वो पैलेस के पास वॉल करता है और फ्रेश एयर लेने से उसका दर्द थोड़ा कम होता है। वो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता है और कैसे वो उनका कितना मिस करता है। वो सोचता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है, पर फिर भी डिसाइड करता है कि वो इतना स्ट्रांग है कि वो आसानी से मर नहीं सकता। तो वो यकीन करता है कि वो ठीक से। जब वो ऊपर देखता है और जैसा कि अपने पेरेंट्स के साथ देखता है तो उसे सोचता है कि क्या वो अपने फैमिली भी उसे उतना खुशी से मिलेगा, क्या वो उसे गुस्सा होंगे कि उसने यहाँ पर उतना टाइम तक छोड़ा। ये सब सोचने से बिल्कुल लॉस्ट हो जाता है। जैसे उसके पास डरते हुए आता है, वो उसे टीज करता है कि वो एक प्रॉम्प्टेड प्रिंसेस है और उसे कहता है कि अपने पेरेंट्स का साथ कंफर्ट एंजॉय करे।
वो अपने वारिस तेसिया से शेयर करता है कि वो अपने पेरेंट्स को साथ कैसे मिलेगा और क्या उसे वेलकम करेगा। वो उसका गला पकड़ता है और ये सोचकर कि कितना पिटी हो सकता है, वो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास आने पर खुशी नहीं होगा। वो सोचता है पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए वर्ड होता है और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा होगा। जैसे ही वो उसे अपना हाथ पकड़ता है, चमकते हुए बेल फलों से उन पर गिरता है। वो उन्हें देखकर उसे बताता है कि ये क्या है। जब अर्थर उन्हें देखता है तो उसे याद आता है कि जब वो सिटी में पहली बार आया था और वो सोचा था कि तेसिया उसे धोखा देना चाहता है अपने लुक से, पर वो खुश है कि उसे बुरा नहीं किया। लेकिन वो फ्लावर्स उसके काफी फेमिलियर लगता है। उसके जहन में ये थॉट्स आता है और वो सोचता है कि क्या वो देख रहे होता है। वो जो फ्लावर समझ रहा था वो फ्लावर्स नहीं है, वो एक वेपन है। उसने ये वेपन उन दिनों में देखा था जब वो अभी भी लड़ाई कर रहा था। वो तेसिया से माफी मांगता है और वो कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि उसे भी वो फ्लावर्स पसंद है। फिर वो फ्लावर्स वापस फेंकता है जो उसे लगता है कि वो वेपन्स है। तेसिया बहन के पास जाके उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अर्थर को ऐसे तंग ना करे। कहता है कि अर्थर सच में अच्छा लड़का है और वो बाकी ह्यूमन से नहीं है। वो उसे भी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे तंग करने बंद करे। बेन इसको बोलिंग नहीं समझता। वो कहता है कि उसे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इंटरेस्टिंग देखा और उसे छोड़ना नहीं देखा। वो मैजिक से तेसिया के बैठा देता है और अपने स्टिक के साथ अर्थर से डुएल करने का कहता है। कौन जीतेगा इस फाइट में? फाइट शुरू होता है और अर्थर अपने पूरी कोशिश करता है। वो अपने सारे माना को इस्तेमाल करते हुए देखने पर वो नोटिस करता है कि बहन उसे ज्यादा फास्ट है। कितने भी मेहनत करे वो बहन को हिट नहीं कर पाता। जब वो हार्ट अटैम्प्ट करता है, भाईयान अपने स्टिक को तोड़ देता है और स्टिक का टुकड़ा तेसिया को लगने वाला था, पर वो उसे बचाता है। वो डिसाइड करता है कि मैजिक यूज करे। जो मैजिक उसे यूज करता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि सिर्फ कुछ ही लोग इसे सरवाइव कर सकते। लेकिन गेस व्हाट, बिना यहाँ पर उसका मैजिक को रिपेल कर दिया है। कई अटेम्प्ट्स के बाद वो फाइनली भियन को उसके हेड पे हिट कर पाता है। भियन तो शॉक हो जाता है पर उसे एक्साइट कर देता है। वो अर्थर से दूसरा राउंड चाहता है पर तेसिया जो पिटाई होती है उसके पास दौड़कर आता है। उसे टैकल करते हुए कहता है अपने आरती को छोड़ दो। वो कहता है कि आर्थर वो चाइल्ड नहीं है जो तो तेजी से समझता है और अगर किसी ने खुद को उससे फाइट में बुली किया तो वो आर्थर था जो उसे बुली कर रहा था। आर्थर एक कैप अपने लिए नहीं चाहता। वो कहता है कि बियन उसे अपने डिसेबल बनने का कहता है, ये उनके लिए अच्छा आइडिया हो सकता है। और सच में वो इस पर सोच रहा था, लेकिन जब उसे अपने पेरेंट्स की याद आता है और वो सोचता है कि क्या उसके सिचुएशन में श्योर नहीं है, तो वो डिसाइड करता है कि ये डील उतनी अच्छा नहीं है। वो बियन को अपने कंसर्न बताता है पर बियन उससे कहता है कि वो अपने पेरेंट्स को ये बता सकता है कि वो ठीक है और एला भी बिना घर जाए वो और बेहतर इनकर करने की कोशिश करता है। वो अपने माना में फिर से दर्द महसूस करता है जो ये कंफर्म करता है जो बियन ने पहले सस्पेक्ट किया था कि उसने बेस्टवेल को पा लिया है। बियन उससे कहता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है और मरना नहीं चाहता तो उससे उसका डिसेबल बनना पड़ेगा। ये अर्थर के लिए थ्रू चॉइस है, वो क्या डिसाइड करेगा। इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तबीयत में थोड़ा खराब था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब से रेगुलर वीडियो मिल जाएंगे। जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा और बेहतर क्वालिटी आपको मिल जाएंगे। चले पहना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।